और इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु गेलोवेल मौजूद हैं, पटना से प्रकाश कुमार, लखनऊ से संजय त्रिपाठी को आप देख रहे हैं। मनु, अभी अभी आपका इंटरव्यू हमने दर्शकों को सुनाया, आपने एक कहावत सुनाई दर्शकों को, और एक कहावत के साथ मैं अपना सवाल रखने जा रही हूं। कहावत यह कि विपक्षी खेमे में ये जो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी है, ये मामला एक अनार 100 बीमार वाला बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, और बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। मुझे लगता है कि एक अनार की जगह कई अनार की सप्लाई भी कम पड़ सकती है, क्योंकि दूरी बहुत है एक अनार और दूसरे अनार के कंजम्पशन में। यानी कि बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब राज्य तो हैं भारत के, लेकिन जब भारत का ही सबसे बड़ा चुनाव होता है, यानी कि जनरल इलेक्शंस आते हैं और जो 2024 में आएंगे, तब ये अलग अलग नज़र आते हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि चेहरा कौन होगा। अलग अलग क्षेत्रीय दल अपने इलाकों में तो सबसे आगे रहते हैं, नंबर 1 कहलाते हैं, भले वो तृणमूल कांग्रेस हो, जेडीयू हो या फिर एनसीपी हो। लेकिन जब बात देश के चुनाव की आ जाती है, तब कहीं ना कहीं साथ नहीं मिल पाता है या एक मंच पर नजर नहीं आते हैं। 19 फरवरी 2019 को इसी शहर में, कोलकाता के मैदान में, ममता बनर्जी ने बड़ी रैली रखी थी और सारे लोगों को एक साथ एक मंच पर लेकर आए थे। लेकिन वो तस्वीर बदल गई, क्योंकि 19 के चुनाव का गणित बदल गया। तो क्या 24 में भी कुछ परिवर्तन हो पाएगा? इसकी शुरुआत फिलहाल हो चुकी है। आप रहिए मेरे साथ। जब मैं आपसे सवाल पूछ रही थी तो प्रकाश कुमार बहुत मुस्कुरा रहे थे, अभी भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। प्रकाश, यहाँ तो विपक्षी खेमे में मामला एक अनार 100 बीमार वाला हो गया, तो ऐसे में कैसे नीतीश का प्रधानमंत्री बनने का सपना होगा अपना? रोमाना, 2014 में जब नीतीश कुमार की हार हुई थी बिहार में लोकसभा में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो पूरे देश में विपक्षियों को एक साथ करने में, एकजुट करने में और एक झंडा के नीचे लाने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी। मुलायम सिंह यादव हों, शरद यादव हों, ओम प्रकाश चौटाला हों, तमाम जितने भी समाजवादी नेता थे उनको एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन उस बार वो फेल कर गया। आपको याद होगा उस वक्त राम गोपाल वर्मा ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था ये डेथ वारंट पर है, जब ये बात हुई थी सभी पार्टियों की मर्जर करने की, 3 पार्टियों की। तो क्या नीतीश कुमार अब फिर एक बार ये कोशिश करेंगे? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये बात कही है कि नीतीश कुमार से ये कहा जाएगा कि पूरे देश में, और ये भी चर्चा है कि उन्हें कन्वीनर पहले बनाया जाए ताकि पूरे देश में सभी जगह जाकर के विपक्षी नेताओं को एकजुट कर सके। एक सवाल का जवाब जेडीयू नेता लव कुमार से ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर? बिल्कुल बनाया जाना चाहिए प्रकाश जी। आज के परिवेश में नीतीश कुमार से साफ सुथरी छवि वाला कोई नेता पूरे देश में नहीं है। और जैसे ही ये महागठबंधन में आए हैं, तैसे ही पूरे देश की जनता को एक नई उम्मीद जगी है। ममता बनर्जी भी दावा कर रही है। देखिए, दावा उस समय तय कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से स्वीकार्यता नीतीश कुमार जी की है पूरे देश में, जिस तरह लेफ्ट पार्टियों का देखे, जैसे ही हम बीजेपी का साथ छोड़े, यहाँ के 164 के 64 एमएलए हमारे साथ। देखिए, इन लोगों का दावा जरूर है रोमाना, लेकिन अभी ये बात जरूर है कि जिस तरह से नीतीश कुमार कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें उनका चेहरा जिस तरह से पीछे से, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो और तमाम विपक्षी नेता हो, वो एक सुर में कह रहे हैं और अभी तय नहीं है। नहीं, तो बात ये है कि बात बंगाल की हो गई, ममता बनर्जी की हो गई, बात बिहार की भी हो गई, नीतीश कुमार की भी हो गई। भाई यूपी को आप लोग कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? संजय त्रिपाठी भी तो इंतजार कर रहे हैं ना। और सबसे ज्यादा राजनीतिक रसूख वाला अगर देश का कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें। और इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव आपको सुनाते हैं पीएम पद के लिए नीतीश की उम्मीदवारी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया था। शरद जी ने कहा कि 2024 में एक रिलायबल पीएम का चेहरा हो सकते हैं नीतीश जी, आपका क्या मानना है? देखिए, ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। अखिलेश यादव हो सकते हैं। देखिए, मैं उतना बड़ा नहीं सोचता हूँ, लेकिन यूपी में क्योंकि राजनीति होनी है, यूपी में कम से कम समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। तो कम से कम हमारे सामने एक चुनौती बड़ी है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको संजय त्रिपाठी के पास। संजय, अखिलेश यादव का बयान हमने सुनाया अभी दर्शकों को, कह रहे हैं मैं ऐसी बड़ी राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल सुनकर मन में लड्डू तो फूटा ही होगा। बिल्कुल रोमाना, और ये कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है।
अखिलेश यादव की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, अखिलेश यादव ने पहले ही अपने स्टैंड से ये बात क्लियर कर दी थी कि वो यूपी की राजनीति करेंगे। आपने देखा जिस तरह से उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ी और मैनपुरी की करहल सीट से जब वो विधायक चुन के आए थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद चुना और साफ तौर पर ये संदेश दिया कि अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह समाजवादी पार्टी सबसे बड़े विपक्ष के तौर पर स्थापित है उसको और मजबूत करेंगे और सीधे तौर पर ये भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा से उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में है। यानी कुल मिलाकर के अखिलेश जो बात कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल फाइट है वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र की राजनीति के बारे में अभी वो सोच नहीं रहे। लेकिन आपने देखा जिस तरह से विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी से लेकर यशस्वी यादव तक सभी नेता यहाँ पर अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार करने आए थे। तो ऐसे में जो भी इस पूरे विपक्ष का चेहरा होगा निश्चित रूप से अखिलेश यादव उसके साथ जाना पसंद करेंगे। लेकिन फिलहाल जो उनका रुख है, जो उनका स्टैंड है, वो उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने का है रोमाना। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब अखिलेश यादव सवालों का जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं जो महत्ता है यूपी और बिहार की उसको वो जरूर अंडरलाइन करते हैं। और ऐसे में हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी इस वक्त मौजूद हैं। राजीव जी, सवाल यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीएमसी की तरफ से बयान आ रहा है और कहा जा रहा है कि साहब ममता बनर्जी भी तो पीएम पद की दावेदार हो सकती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री बनने का नीतीश का सपना सर कैसे होगा अपना? देखिए, अगर उनका बयान आपने सुना हो तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में ये कहा है कि 14 वाले 2024 में नहीं लौटे। सवाल अभी है कि एक ऐसी अलोकतांत्रिक अराजकतावादी जो देश में अमन चैन और सांप्रदायिक सद्भावना, महंगाई की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ एक व्यापक ध्रुवीकरण हो, राजनीतिक मंच आए और उन्हें 2024 में शिकस्त दी जाए। नहीं सर, आपकी बात को पूरा सम्मान देते हुए आपकी बात को हर मुद्दे पर आपके साथ सहमति जताते हुए, पर मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी 2 ही दिन तो हुए हैं सर, अभी 2 ही दिन कहेंगे इसको हुए हैं जब बीजेपी से आप अलग हुए हैं, महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है और ऐसे में महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन उस पर डेंट लगना तो अभी से शुरू हो गया ना। टीएमसी कह रही है ममता बनर्जी भी तो दावेदार हैं। देखिए, हर दल में हर गठबंधन, संभावित गठबंधन में कई बड़े चेहरे हो सकते हैं और हम लोगों को तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि ऐसे बड़े व्यक्तित्व और ऐसे व्यापक प्रभावमंडल के अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कदम ठोक करके खड़े होते हैं। नीतीश कुमार का कद किसी भी नेता से कम नहीं है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद देश के सबसे बड़े कद के नेता है। दूसरे बनर्जी जी भी जुझारू में है। अखिलेश जी देश के सबसे बड़े प्रदेश के नेता हैं। सवाल ये है कि पहले मुद्दों पर सहमति हो और एक व्यापक जनाधार तैयार करने के लिए सभी दल सामने आए और भविष्य के घर में बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है अभी सबसे पहले एक ये महायुद्ध पहले संपन्न हो और इस सरकार का पतन हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो राजीव रंजन जेडीयू के नेता को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि विपक्ष पहले तमाम मुद्दों को लेकर एकजुट हो, चेहरे पर फैसला बाद में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।